A very good morning, students. So, we are studying our chapter number 5, Body Movements. In the previous classes, we have studied the introduction of the chapter. In the introduction, we studied about locomotion, body movements, what are bones, cartilages, and also ligaments. Right? And then we studied the types of joints, the bone joints. We studied the different types of joints, and now we are going to study about the muscles, that how do muscle move our bones. अब हमने स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, वो हमारी बॉडी के फ्रेमवर्क को डिज़ाइन करता है, बनाता है, एंड सिर्फ स्केलेटल सिस्टम तो हमारी बॉडी को मूव नहीं करवा पाएगा, उसको मूव करवाने के लिए प्रॉपर तरीके से मूवमेंट करवाने के लिए हमें किसी और मटेरियल की भी ज़रूरत होगी। अब वो जो मटेरियल होता है जो कि इजी मूवमेंट में हेल्प करेगा, दैट इज आवर मसल्स। सो इन दिस क्लास वी विल स्टडी अबाउट द मसल। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक मसल मैन। द बोन्स अलोन कांट मूव इटसेल्फ, it needs a support system or any material that will help it to move। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि जो बोन्स हैं वो अकेले मूव नहीं कर पाएंगी, उनको एक ऐसा कुछ मटेरियल चाहिए जिससे कि इजी मूवमेंट पॉसिबल हो। तो मूवमेंट्स करवाने के लिए हमें बोन्स के साथ क्या भी चाहिए, मसल्स भी चाहिए। तो हम कह सकते हैं द स्केलेटल सिस्टम अलॉन्ग विद द मस्कुलर सिस्टम मेक्स द मूवमेंट पॉसिबल इन आवर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी में मूवमेंट पॉसिबल कराने के लिए स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम दोनों का ही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे अपने पेज नंबर 94 में, वहाँ पर एक फिगर बनाई हुई है। अब उस फिगर में आपको क्या दिखाया हुआ है, आप ध्यान से देखिए। अब ये हमारी बीच में एक बोन है, राइट? हमारी अपर आर्म की बोन बीच में है और हमारे पास साइड में एक सपोर्ट सिस्टम है। अब ये जो सपोर्ट सिस्टम है वो ही क्या है, मसल्स। यानी कि जो भी हमारी मसल्स प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी में वो हमेशा पेयर्स में होती है। मतलब कि कभी भी कोई एक सिंगल मसल मूवमेंट नहीं करवा पाएगी, उसको मूवमेंट करवाने के लिए क्या भी ज़रूरी है, मसल ज़रूरी है ऑन दी ईदर साइड्स। अब मसल्स तो होती हैं, मसल के साथ साथ हमारे जॉइंट्स एरिया में एक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंडेंस। और टेंडेंस हमारी बोन्स के ईदर साइड में प्रेजेंट होते हैं और एक फाइब्रस सब्सटेंस होता है जो कि हमारी बोन्स को सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ उसको मूवमेंट करवाने में भी हेल्प करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ हमारे मसल्स की, तो मसल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे अगर मैं आर्म की मूवमेंट करवाती हूँ, अगर मैं आर्म को ऊपर लेकर जाती हूँ तो मेरे यहाँ की जो मसल्स हैं वो क्या हो रहे हैं इस टाइम पे, कॉन्ट्रैक्ट। अब मेरे आर्म में मैंने आपको पीछे दिखाया कि यहाँ पर हमारी एक मसल और यहाँ पर दूसरी मसल प्रेजेंट होती है। तो जैसे ही मैंने आर्म की मूवमेंट अपवर्ड्स करी तो मेरे यहाँ की जो मसल्स हैं वो क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, एंड पीछे वाली मसल इस टाइम पे क्या होगी, रिलैक्स। बट जैसे ही मैं ये मूवमेंट नीचे की साइड करती हूँ तो मेरी ये वाली अब पीछे की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी एंड आगे की मसल्स क्या हो जाएंगी, रिलैक्स। सो if I talk about the muscles of our arms, then this muscle is known as the biceps and this muscle that is behind is known as the triceps. In the figure you can also see when the man is flexing his biceps, then his muscles are contracting। आपको दिख रहा है ना, जैसे ही वो अपना हाथ ऐसे करके ऊपर कर रहा है तो उसकी सारी मसल्स क्या हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, एंड नीचे की मसल्स क्या हो जाएंगी, रिलैक्स। ओके, बट अगर जैसे ही वो हाथ नीचे कर देगा तो उसकी जो आगे की मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी और पीछे की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सो इन दिस वे आवर मसल्स वर्क। सेम वे में आपके लेग्स की भी मसल्स काम करेंगे, आपके हैंड्स के तो मैंने बताए, एंड आपकी पूरी बॉडी के मसल्स ऐसे ही काम करते हैं। ओके, टेक्स्ट How do muscle move the bones? Bones cannot move on their own.
The muscular system along with the skeletal system makes different movement possible in our body. मैंने आपको अभी यही बताया था कि जो बोन्स हैं वो अकेले खुद तो मूवमेंट नहीं करवा पाएंगी, उनको मूवमेंट करवाने के लिए मस्कुलर सिस्टम प्लस स्केलेटल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है. देन अ मसल यूजुअली वर्क अक्रॉस अ जॉइंट. अब जो मसल्स हैं वो ज़्यादातर यूजुअली जॉइंट्स के ही अक्रॉस मूवमेंट करवाती हैं. It is attached to the bones on either side of the joint by strong fibers called tendons. अब जो बोन्स हैं वो कैसे अटैच होती है? ईदर साइड में एक फाइब्रस सब्सटेंस से अटैच होती है जिनको हम क्या बोलते हैं? टेंडन्स. देन मसल्स मूव द बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्टिंग अगेंस्ट द स्केलेटन. अब मसल्स कैसे मूव करवाएंगी बॉडी को? जब भी हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तभी हमारी मसल्स क्या हो पाएंगी? हमारी मूवमेंट पॉसिबल हो पाएगी. They cannot extend though they can relax back into the non-contracted position. अब हमारी मसल जो हैं वो पुल तो नहीं कर सकती बट वापस से अपनी रिलैक्स्ड पोजीशन में आ सकती हैं. Therefore, to move the bones in one direction, pair of muscle must work in opposition. अगर हमें बोन्स को किसी भी डायरेक्शन में मूव करवाना है, जो पेयर ऑफ मसल्स हैं उनको ऑपोजिशन में काम करना ज़रूरी है. जैसे कि अगर मेरे को अपनी ये वाली बोन को अगर मुझे मूव करवाना था तो मैं क्या कर रही थी? इसमें मसल क्या काम कर रहे थे? दो मसल पेयर में काम कर रहे हैं बट ऑपोजिशन में काम कर रहे हैं. एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा वाला मसल क्या कर रहा है? रिलैक्स. सो The movement of the arm at the elbow joint is controlled by two muscles. अगर मैं अपने आर्म की बात करूं और वहाँ पर एल्बो जॉइंट है, अगर वहाँ की मूवमेंट करवाऊँ, एल्बो जॉइंट की मूवमेंट करवाऊँ तो वहाँ पे दो मसल्स प्रेजेंट हैं, दैट इज आवर बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स. Then when the arm is moved up, the biceps contracts and becomes shorter and triceps expands. जैसे ही अपनी आर्म को मैं मूव करवाऊंगी अपवर्ड्स तो बाइसेप क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे और जो मेरे ट्राइसेप्स हैं वो क्या हो जाएंगे? रिलैक्स. देन दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिंग ऑफ आर्म्स और इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिंग ऑफ आर्म्स. इन द सेम वे अभी मैंने क्या बताया कि हमारे आर्म्स को जैसे ही मैं अपवर्ड करूँगी बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ट्राइसेप्स रिलैक्स होंगे, बट जैसे ही उसको डाउनवर्ड कर दूँगी तो हमारे जो बाइसेप्स हैं अब वो रिलैक्स हो जाएंगे और ट्राइसेप्स क्या हो जाएंगी? ट्राइसेप्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी. तो इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिंग ऑफ आर्म्स. सो मिस्टर मसल भी क्या कर रहा है? ही इज फ्लेक्सिंग हिज आर्म्स. ओके, सो कम ऑन द नेक्स्ट पेज. When the arm is straightened or extended, the triceps contracts while the biceps expands. Okay, so this was our how do muscle move the bone. Now let's come to the next class. So our next topic is formation of skeleton. अब हमने पढ़ा कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है और मसल्स कैसे हेल्प करती है हमारी स्केलेटल सिस्टम को इजी मूवमेंट करवाने में. अब हम पढ़ेंगे कि स्केलेटल सिस्टम फॉर्म कैसे होता है. अब आपने देखा होगा कि जब भी एक बेबी मतलब बहुत छोटे से फॉर्म में होता है जिसको हम फीटस बोलते हैं, मदर्स वूम में होता है, तो वो उसके कुछ कुछ ऑर्गन स्टार्ट होते हैं फॉर्म होने. ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ स्केलेटल सिस्टम की तो स्केलेटल सिस्टम कैसे फॉर्म होना शुरू होता है? कुछ आइडिया है? स्केलेटल सिस्टम अब ऐसा तो नहीं है कि एक सीधी लॉन्ग बोन ही डायरेक्ट बन जाएगी एक बेबी में. तो अब जब भी स्केलेटल सिस्टम की फॉर्मेशन शुरू होती है एक फीटस में तो वो कैसे फॉर्म होता है? एक सॉफ्ट पीस ऑफ पेपर की तरह सॉफ्ट सी बोन बनती है जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ अगर स्केलेटल सिस्टम में फॉर्म होती है किसी भी एक फीटस में तो वो क्या होती है? कार्टिलेज, दैट इज आवर सॉफ्ट बोन. ठीक है, अब जो छोटा सा बेबी बाहर आता है तो उसको बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मतलब डेलिकेट होते हैं, है ना. बेबीज़ क्या होते हैं? काफ़ी डेलिकेट होते हैं, यानी कि उनकी बॉडी में बोन्स से ज़्यादा कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होते हैं? कार्टिलेजेस. अब कार्टिलेजेस तो हमने पढ़ा था क्या होती है? हमारी सॉफ्ट बोन्स होती हैं. अब सॉफ्ट बोन्स होती हैं तो जाहिर सी बात है अभी बोन्स हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फॉर्मेशन तो स्केलेटल सिस्टम का कार्टिलेज से हुआ, बट
जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है वही हमारी कार्टिलेज किस में चेंज हो जाती है, फिर वो एक हार्ड स्टिफ स्ट्रक्चर दैट इज बोन्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब वो ट्रांसफॉर्म होने के लिए उन्हें कुछ तो चाहिए होगा मटेरियल, ताकि वो अपने आप को हार्ड बना सके, है ना। जैसे आपको अगर स्ट्रॉन्ग बनना है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, खाना खाते हो बहुत, है ना, हेल्दी खाना खाते हो, ताकि आप क्या हो जाओ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओ। जंक फूड खाने से आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनते, है ना। तो इन द सेम वे अगर मैं क्या करूँ कि अब जो वो छोटा बच्चा है, अगर मैं उसको कैल्शियम और फॉस्फोरस रिच डाइट देने लगूँ, यानी कि ऐसा खाना दूँ जिसके अंदर कैल्शियम भी भर भर के हो और फॉस्फोरस की का अमाउंट भी भर भर के हो, वाइटामिन्स भी हों, ठीक है, तो ये सारी अगर मैं उसको डाइट बना के दूँ तो वो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ताकि उसकी जो कार्टिलेजेस हैं वो बोन्स में ट्रांसफॉर्म इजीली हो जाए, राइट। सो जब भी एक बेबी होता है तो उसकी बोन्स काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, सॉफ्ट एंड डेलिकेट होती है। जैसे जैसे वो ग्रो होता रहता है, हमारी एज का होता है, तो उसकी बोन्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, और जैसे जैसे वो एक ओल्ड एज में चला जाता है बच्चा या फिर जो भी आदमी है, और उसकी बोन्स क्या हो जाएंगी, फिर ब्रिटल हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगी हड्डियाँ। ओके, सो ये एक साइकिल चलती है, दैट इज बर्थ के टाइम पे तो सॉफ्ट रहेंगी और डेलिकेट रहेंगी बोन्स, जब ग्रो हो जाएगा अच्छी तरीके से तो उसकी बोन काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगी, और जैसे ही वो बुढ़ा होने लगेगा, ओल्ड होने लगेगा, तो उसकी बोन्स कैसी हो जाएंगी, ब्रिटल हो जाएंगी। सो हम कह सकते हैं कि अब जो भी हमारी बोन्स हैं उनको स्ट्रांग बनाने के लिए हमें एक अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, है ना। अब इसीलिए जब छोटा बच्चा होता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स देते हैं। मिल्क प्रोडक्ट से क्या हेल्प होगी, उसकी बोन्स को ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम और फॉस्फोरस मिलेगा, और कैल्शियम फॉस्फोरस मिलेगा तो उसकी बोन्स कैसी हो जाएंगी, हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, जिससे कि उसको चलने फिरने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो नाउ लेट अस रीड फ्रॉम द चैप्टर। आवर skeleton starts forming as soft plastic piece of cartilage during the development of fetus. Some of these cartilage during the course of time change to be bones. अब इसी course of time में जैसे जैसे वो grow होता है तो वो cartilages bones में convert हो जाती हैं। Deposition of calcium and phosphorus makes the bones hard and strong. अब जैसे जैसे उसके बोन्स के अंदर कैल्शियम फॉस्फोरस डिपोजिट होता रहेगा, वैसे ही वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड हो जाएगी। एट द टाइम ऑफ बर्थ द बोन्स आर सॉफ्ट, become harder as we grow and become brittle in the old age. Okay. For healthy bones, a diet rich in calcium, phosphorus, proteins and vitamins should be taken. अभी मैंने आपको यही बताया कि ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें कैल्शियम की मात्रा भी ज़्यादा हो, फॉस्फोरस की भी, विटामिन्स की भी एंड प्रोटीन्स की भी मात्रा ज़्यादा हो। तो अब वो कौन कौन सी फूड में हमें मिल पाएगा? So, our diet therefore must contain milk products, meat, eggs, whole grains, beans, leafy vegetables, nuts, ragi, etc. Okay, so अब एक और मटेरियल होता है हमारी बोन्स में। क्या बोन्स हॉलो होती है? नहीं। अब जितने भी बच्चे नॉन वेजिटेरियन होंगे, जिन्होंने नॉनवेज खाया होगा, उन्हें पता होगा कि बोन्स खाली नहीं होती है, चाहे वो हमारी बोन्स हो चाहे वो एनिमल्स की बोन्स हो। बोन्स के अंदर एक मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब वो जो मटेरियल प्रेजेंट होता है उसी को बोलते हैं हम बोन मैरो। अब वो जो मटेरियल होता है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी मटेरियल होता है। अब वो जो सॉफ्ट और स्पॉन्जी मटेरियल होता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बोन मैरो, अब वो हेल्प करता है हमारी बॉडी की रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स को फॉर्म करने के लिए। ओके, सो this is about our bones and the formation of skeletal system. Let us now read the last paragraph. The long bones such as thigh bone, upper arm bone have bone marrow inside them. The soft spongy material present inside the bone is called the bone marrow. Bone marrow produces red blood cells and some white blood cells. अभी मैंने आपको यही बताया। अब ये जो बोन मैरो है ज़्यादातर हमारी लॉन्ग बोन्स में प्रेजेंट होती है। दैट इज लॉन्ग बोन्स कहाँ कहाँ पर है? एक तो हमारी अपर आर्म में एक लॉन्ग बोन है, एक हमारी थाई बोन में है।
ठीक है। तो थाई बोन में जो हमारा फीमर है दैट इज आवर लॉन्ग बोन, तो लॉन्ग बोन्स में ही हमारे ये बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। सारे एनिमल्स के पास स्केलेटल सिस्टम होता है? सो द आंसर इज नो। जितने भी एनिमल्स जिनके पास क्या होती है बैकबोन, जिनके भी पास बैकबोन प्रेजेंट होगी उन्हीं के पास एक प्रॉपर स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट होगा। ओके, सो अब एक दो टर्म्स आते हैं हमारे पास, एक आता है वर्टिब्रेट्स और एक आता है इनवर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं, हमने पढ़ा था बैकबोन की जो हमारी छोटी छोटी बोन्स होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट है ना। तो दोज एनिमल्स that have vertebrates or backbone are known as vertebrates। जिन भी एनिमल के पास बैकबोन प्रेजेंट होगी उन्हीं को हम क्या बोलेंगे वर्टिब्रेट्स बोलेंगे। और नेक्स्ट टर्म कम्स द इनवर्टिब्रेट्स। अब ऐसे एनिमल्स जिनके पास वर्टिब्रेट्स प्रेजेंट ही नहीं होगी, बैकबोन नहीं होगी, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे इनवर्टिब्रेट्स बोलेंगे। सो ये थे हमारे दो टर्म। अब मैंने क्या बोला आपको, ऐसे एनिमल्स जिनके पास बैकबोन होगी दैट इज वर्टिब्रेट्स जो होंगे उन्हीं के पास क्या प्रेजेंट होंगे, एक प्रॉपर स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट होगा। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ शार्क का, तो शार्क की जो पूरी बॉडी है वो किससे बनी हुई है? शार्क की होल बॉडी इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजेस, द बॉडीज ऑफ वर्म्स, लीचेस एंड जेलीफिश। तो क्या आपको उसके अंदर कोई एक हार्ड स्ट्रक्चर दिख पाता है जो कि उनकी बॉडी को सपोर्ट करे? नो, देयर इज नो हार्ड स्ट्रक्चर टू सपोर्ट देयर बॉडीज। Now, in the next topic, we will study about the movement of other animals, that how other animals move। हमने ये तो देखा था ना कि ह्यूमंस अपने लेग से लोकोमोट करते हैं, हमने फिश का देखा था दैट दे लोकोमोट विद द हेल्प ऑफ देयर टेल एंड फिन्स। ऐसे ही हम और डिटेल में इनको रीड आउट करेंगे और पढ़ेंगे। सो थैंक यू क्लास।